गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए, जो भविष्य में 2 एग्ज़ाम जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, ख़ास करके मेरे लिए। एक तो यूपी पीसीएस का प्री एग्ज़ाम आपका मई में होने वाला और फिर आपका बीपीएससी का एग्ज़ाम है 30 सितंबर को अगले साल प्री। उसी को दोनों एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए और इसी बीच में आपका झारखंड एसएससी का लोगों का एग्ज़ाम है, आपका बिहार दरोगा का मेंस होने वाला है, या आपका और भी जो एग्जामिनेशन अभी आपका होने वाला है बीएसएससी का, सब में जीएस का डिमांड है, ठीक ना। जीएस अभी के डेट में कैसा होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो क्वेश्चंस मतलब जो कठिन सवाल है कंसेप्चुअल तो गलत हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो चलेबल क्वेश्चंस हो जो हर एग्जाम में आ रहा है, हर किसी को याद है, वो आपसे गलत नहीं होना चाहिए। वहाँ गलती होगा आप पीछे हो जाइएगा, ठीक ना। इसी को ध्यान में रखते हुए खास करके यूपी पीसीएस 2024 का प्री है, 50 क्वेश्चंस का जो एडिटोरिया का जो सीरीज है उसी को हम लेके आए हुए हैं। और आपको यदि अच्छा लगता है तो आप इसे देखिए, और हम तो कहेंगे कि आप इसको एक बार देखिए, यदि अच्छा लगता है तो आगे कंटिन्यू कीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। इसी क्रम में ये क्वेश्चंस का डिस्कशन लेके आप लोग समक्ष आए हुए हैं। कमेंट में जरूर बताइएगा ये कैसा लगा आप लोग को। शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, ठीक ना। तो देखिए, मूल अधिकार जो आपका है वो भाग 3 में है, 12 से 35 तक है आपका अनुच्छेद में, ठीक। और इसमें जो भारतीय जो नागरिकों को मिला है वो 15 भी मिला है, 16 भी मिला है, 29 भी मिला है, आपका 19 भी मिला है, और 29 और आपका 30 भी मिला है, ठीक ना। ये 5 जो आपका मूल अधिकार है वो केवल भारतीयों को है, यानी विदेशियों को यह प्राप्त नहीं है। 15 में आपका वही है, धर्म जाति जन्म स्थान के आधार पे आपके साथ विभेद नहीं किया जाएगा। 16 में है आपका लोक नियोजन में अवसर की समानता, ठीक ना। और इसी में 16(4) में चल के आगे मतलब आपका रिजर्वेशन की बात भी की गई है। और अनुच्छेद 19 में आपको पता ही है कि इसमें 19 क में आपका प्रेस की स्वतंत्रता है, देश में कहीं आने जाने की स्वतंत्रता है, कहीं अपना व्यापार करने की स्वतंत्रता है, कहीं घर बनाने की स्वतंत्रता, सब इसी में है। पहले 7 था, अभी 6 हो गया है, ठीक ना। और 29-30 में ये आपका पता है, उधर आपका धार्मिक जो प्रतिष्ठान है वो और आपकी जो सांस्कृतिक भाषा है उसके संरक्षण से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो अब देखिए, निम्न कथन पे विचार करें। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, गलत है, ठीक ना। कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इनका कार्यकाल 4 वर्ष का नहीं, 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा सदस्य के लिए कम से कम आयु 35 वर्ष नहीं 30 वर्ष होना चाहिए। ये अस्थायी सदन है, सही है, ठीक ना। तो ये भी गलत आपका हो जाएगा। इसके 1/4 नहीं 1/3। तो इसमें दे रहा है कि कौन सा कथन गलत है, तो हमको लगता है कि तीनों गलत है, ठीक। आगे बढ़ते हैं दोस्त। धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकता है, तो ये मात्र 14 दिनों तक रोक सकता है। 14, यदि 14 दिन तक पास नहीं किया तो माना जाएगा ऑटोमेटिक इट इज दिस रेजोल्यूशन इज पास्ड। कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह, ठीक, भारत राज्य क्षेत्र के कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो, या लगातार 10 वर्षों तक न्यायालय या न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो। एकदम सही है ये। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो। इसका कोई मिनिमम आपका 35-30 का कोई बात नहीं है। तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा 4 का केवल 1। वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा 2 महीना के भीतर। जब आपका वित्तीय आपका आपात की जो उद्घटना आपका जो उद्घोषणा हुआ है उसके 2 माह के भीतर अनुमोदन मिल जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया, तो सही उत्तर आपका 1963, ठीक ना। अभी तक भारत में कुल 26 बार
अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। ये भारत चाइना युद्ध के बाद की ये बात है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के परिवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? तो ये आपका जो है, ये आपका अनुच्छेद 37 में इसका आपका उपबंध किया गया कि मतलब ये आपका कोर्ट में अपरिवर्तन या फिर इसको परिवर्तन नहीं करा सकते हैं। अनुच्छेद जो आपका 38 है, इसमें आपका सामाजिक व्यवस्था के बारे में बताया गया है कि संविधान में आपका जो सामाजिक की जो संविधान मतलब आपको कैसे सामाजिक व्यवस्था की तरह इसको ट्रीट करेगा, लोक कल्याणकारी की तरह। और 39 जो है आपका अनुच्छेद 39 में क्या आपका 39A के तहत आपको एक विधिक सहायता प्रदान किया जाता है। अनुच्छेद 39A में हर अपने देशवासियों के लिए, हर अपने नागरिकों के लिए एक मतलब आपको विधिक सहायता प्रदान किया है संविधान। चौलैया समिति का गठन कब हुआ था? तो ये 1991 में हुआ था, ठीक ना। ये किससे संबंधित है? तो आपका डायरेक्ट टैक्स से, ये आपका डायरेक्ट टैक्स से संबंधित है। ये चौलैया समिति किससे? प्रत्यक्ष कर से संबंधित था। और देखिए 1987, 92 और 1997 आपको दिखे, ये 3 लैंडमार्क ईयर है आपको किससे? जलवायु परिवर्तन का, ठीक ना। 1987 में हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, 1992 में रियो डी जेनेरियो और 97 में क्योटो प्रोटोकॉल। निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन, चमड़ा उत्पादन से है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भूरी क्रांति, जिसको बोलते हैं ब्राउन क्रांति, ठीक ना। काली क्रांति से क्या होता है? कच्चा जो तेल है ना, कच्चा तेल का उत्पादन जो है इससे संबंधित, जैसे पेट्रोलियम हुआ, इन सब संबंधी है काली क्रांति से। गोल्डन क्रांति में हम क्या देखते हैं? तो बागवानी की उत्पादन और शहद को देखते हैं हम गोल्डन क्रांति में। और धूसर क्रांति में है, इसमें आपका उर्वरक उत्पादन को देखते हैं। नेक्स्ट, एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इसे क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं हॉट मनी, जिसमें पलायन करने की क्षमता ज़्यादा हो, दैट इज क्या है? हॉट मनी। और ये जो सॉफ्ट मनी आपका है ना, सॉफ्ट मनी में देखते हैं कि जो इसका जो वैल्यू में ना उतार चढ़ाव आपका कम देखने को मिलेगा, इसको बोलते हैं सॉफ्ट मनी। और चीप मनी जो है, एक ऐसा मनी, एक ऐसी आपकी मुद्रा मतलब आपकी रकम जिस पे इंटरेस्ट कम मिलता हो, कम हो, चीप मनी जिसको बोलते हैं, ठीक ना। और जितना सरकारी सब्सिडी वगैरह जो चलता है वो आपका हार्ड मनी के अंतर में आता है, जितना भी गवर्नमेंट का सब्सिडी है आपका वो सब। गन्ने की उचित और पारिश्रमिक, तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा ये हॉट मनी। गन्ने की उचित और पारिश्रमिक मूल्य एफआरपी अनुमोदित कौन करता है? तो ये आपको करता है, एक हो जाएगा आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति। अब एफआरपी का मतलब क्या होता है, ठीक ना। तो एफआरपी का आपका जो आपका जो ये होता है, जो हिंदी आपका जो मीनिंग हो गया, वो आपका होता है मूलभूत उचित और लाभकारी मूल्य, ठीक ना। मूलभूत उचित और लाभकारी आपका जो है ये आपका मूल्य हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? तो देखिए असहयोग आंदोलन आपका जो है ये शुरुआत हुआ था 1 अगस्त 1920 को आपका ये 1 अगस्त 1920 को आपका ये शुरुआत हुआ था। इस प्रस्ताव मतलब ये कोलकाता में जो था, फिर ये आपको 4 सितंबर को ये प्रस्ताव को पास किया गया, बट ये 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ, 4 सितंबर 1920 को ये कलकत्ता अधिवेशन में इसका प्रस्ताव को पास किया गया। और इसमें जो कार्यक्रम शामिल नहीं है, सरकारी पदों का त्याग शामिल था, विदेशी माल का बहिष्कार शामिल है, अदालतों का वकीलों द्वारा भी था, सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी ये नहीं था, ठीक ना। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। ये आपका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा?
डी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? तो देखिए दांडी मार्च जो हुआ था ना, ये आपका समाप्त हुआ था, ये शुरुआत आपका हुआ था 12 मार्च 1930 को, कुल 24 दिन चला, ठीक ना, 24 दिन चला और 6 अप्रैल 1930 को ये खत्म हो गया था। नेक्स्ट है, गांधी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कालक्रम क्या है? तो चौरी चौरा जो घटना है, ये आपका असहयोग आंदोलन के दौरान शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन के दौरान गोरखपुर के पास चौरी चौरा घटना होता है 5 फरवरी 1920 को, जिसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस कर लिया था, तो ये डेट सही है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ था, ये भी आपका सही है। जो आपका इंडिया में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ और इसके बाद से आपका ये आपका जो साइमन कमीशन आया था, इसके रिपोर्ट पे चर्चा करने के लिए ब्रिटेन में आपका लंदन में 3 सम्मेलन बनाया गया था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिसको हम लोग गोलमेज सम्मेलन कहते हैं। पूना समझौता क्या था? ये आपका 24 सितंबर 1932 में हुआ था, ये भी सही है। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त से शुरू हुआ था, ठीक ना, 8 अगस्त से, तो इसलिए इसका उत्तर ये हो जाएगा। पूना समझौता में था कि जो कम्युनल जो अवार्ड की जो घोषणा किया गया था सांप्रदायिक पंचायत की, उसी के अगेंस्ट में गांधी जी जब जेल में थे, आपको यरवदा जेल में, तो उसी के विरोध में गांधी जी आमरण अनशन किए, जिसको मनाने के लिए गांधी और अंबेडकर के बीच में एक समझौता हुआ, जो पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया? तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा 31 अक्टूबर 1943 को। ये आज़ाद हिंद फौज का जो है ना, आपका एक अस्थायी सरकार का ये गठन किए थे। सती प्रथा का उन्मूलन किया गया, तो सती प्रथा का जो उन्मूलन है आपका, इसका उत्तर हो जाएगा बी, 1829 के 17 के अधिनियम के द्वारा। उस समय जो आपका गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। और सती प्रथा क्या था कि जैसे कि ये प्राचीन भारत और जो मध्यकालीन जो भारत थी, पूर्वकालिक मध्यकालीन भारत, उसमें देखा गया कि सती मतलब कोई भी राजा जब मर जाता था, जब उसका तो उसके 100 के साथ ही उसकी स्त्री जो आपकी रानियां थी, उनको भी जला दिया जाता था। तो ये एक सामाजिक बुराई थी, जो राजा राममोहन के प्रयासों से 1829 में इसका उन्मूलन किया गया। सती में ये एक कंसेप्ट था कि मतलब कि अब उनकी रक्षा करने वाला जब उनका स्वामी ही नहीं रहा, तो उनको साथ में आत्मसात कर लेना होता था। तो ये 1829 का नियम 17 के द्वारा इसका उन्मूलन किया गया। जो अभी जो पद्मावत मूवी आई थी, तो उसमें ये जो सबसे मतलब जो ये एक ज्वलंत उदाहरण था, वो रानी पद्मिनी का ही था, जिसमें आपका अभी कुछ दिन पहले मूवी आया था पद्मावत। वहाबियों का जो विद्रोह है उसको कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? तो इसका उत्तर है आपका सेकंड, लॉर्ड एल्गिन प्रथम को वहाबियों को कुचलने का श्रेय जाता है। वहाबी आंदोलन क्या है? तो वहाबी आंदोलन जो है ना, यह एक अतिवादी इस्लामी आंदोलन था, जिसमें इस्लाम में कुछ जो मतलब कुप्रथा प्रचलित हो गया था, उसी को दूर करने का यह एक आंदोलन चलाए थे इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब अपने नेतृत्व में। त्रिपक्षीय संघर्ष निम्न में से कौन सा राजवंश शामिल नहीं था? देखिए, जो त्रिपक्षीय संघर्ष है, आपका जो प्राचीन भारत का इतिहास रहा है, उसमें जो सत्ता का जो केंद्र था वो मगध के आसपास, मगध पाटलिपुत्रा, यही क्षेत्र पे जो आपका रहा था। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, कन्नौज का जो है ना उत्कर्ष बढ़ा, और हर्षवर्धन के शासनकाल में कन्नौज का जो मतलब
कन्नौज जो था वो सत्ता का केंद्र बन चुका था। कन्नौज का जैसे ही आपका हर्षवर्धन का मृत्यु हुआ तो कन्नौज पे शासन के लिए ही 3 जो राजवंश हैं उनमें युद्ध हुआ। जो पाल वंश है ये आपका वेस्ट बंगाल, उस समय का जो बंगाल है वहाँ के शासक थे। राष्ट्रकूट है ये आपका साउथ इंडिया में महाराष्ट्र के निकट के ये सब थे, महाराष्ट्र के निकट के थे। और आपका जो गुर्जर प्रतिहार जो है ये आपका राजस्थान के निकट के ये लोग शासक थे। तीनों में युद्ध हुआ। तो अब इसमें कौन शासन में आपका सम्मिलित नहीं थे? तो पल्लव सम्मिलित नहीं थे। और तीनों में ये कन्नौज की सत्ता के लिए जो युद्ध हुआ उसी को हम लोग त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं। इसमें शवों का सिर किस दिशा में रखे मिले हैं? तो इसका उत्तर है आपका उत्तर के तरफ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन से, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म को 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया? तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा चतुर्थ में, ठीक ना। चतुर्थ में जो कि आपका कनिष्क के शासन काल में कहाँ हुआ? कुंडल वन में हुआ। आपका कुंडल वन में ही हुआ। और यहाँ पे 2 धर्म आपका जो इसका ये संप्रदाय हीनयान महायान में इसका यहाँ पे आपका डिविडेशन आपका हो गया बौद्ध संगीति का। देखिए प्रथम कहाँ पे हुआ था? तो प्रथम आपका हुआ था RVP हम लोग ऐसे याद किए थे। प्रथम आपका हुआ था राजगृह में, ठीक ना। द्वितीय आपका हुआ था वैशाली में। तृतीय आपका हुआ था पाटलिपुत्र में। चतुर्थ आपका हुआ था कनिष्क के शासनकाल में, ठीक ना। अब इसका पूछता है कि मतलब कि अब कौन शासक के आपका संरक्षण में हुआ? तो के ये आपका हुआ अजातशत्रु में आपका हुआ प्रथम। आपका द्वितीय हुआ कालाशोक के शासनकाल में। तृतीय आपका हुआ अशोक के शासनकाल में। चतुर्थ आपका हुआ ये कनिष्क के शासनकाल में, ठीक ना। तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं अपने सहूलियत के हिसाब से। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई थी? ठीक, तो ये आपका जो महावीर जो स्वामी थे, महावीर स्वामी को आपको ऋजुपालिका जो नदी है, जो ऋजुपालिका जो नदी है उसके जो ऋजुपालिका नदी है तो ऋजुपालिका नदी के आपका किनारे इनको कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। और जो बुद्ध थे, बुद्ध को निरंजना नदी के किनारे उनको निरंजना नदी के तट पे कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर है आपका मखलीपुत्र गोसाल। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन से, किस मुगल शासक के शासन काल में स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है? तो स्थापत्य कला का जब भी वास्तुकला का होगा तो शाहजहां, ठीक ना। इसका उत्तर आपका हो जाएगा शाहजहां, क्योंकि इसी के शासन काल में बहुत सारा आपका ताजमहल हुआ या जितने भी सारे बहुत बड़े बड़े ऑर्नामेंट्स जो बनाए गए अपने देश में, जो बड़े बड़े जो राष्ट्रीय स्मारक जो आज के हैं वो सब आपका लाल किला हुआ इन्हीं के शासन काल में बनाया गया। मुगल काल में मुहत्सिब कौन था? तो मुगल काल में जो आपका मुहत्सिब था, मुहत्सिब को कहते थे हम लोग, कहा जाता है आचरण अधिकारी, ठीक है। इसका सही उत्तर है आचरण अधिकारी। नेक्स्ट है आपका दीवान ए अर्ज विभाग जो संबंधित है वो किससे था? तो दीवान ए अर्ज आपका हो जाएगा सैन्य विभाग से, जो बलबन के द्वारा जो बनाया गया था, ठीक ना। पत्राचार विभाग को उस समय हम लोग बोलते थे दीवान ए इंसा, दीवान ए इंसा। सल्तनत काल में दान विभाग को बोलते थे दीवान ए खैरात। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन से कि बसावन व दसवंत आपका ये किसके शासन काल में दरबारी चित्रकार थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अकबर।
अकबर के दरबार में ये दोनों चित्रकार थे, बसावन और दसवंत। अब देखिए, जो अकबर है ना, वो दो आदमी को ये एक ये दिया था, क्या बोलते हैं आपको, ये दो आदमी को उपाधि दिया था। किसको? तो एक दिया था आपको अब्बू समद, अबू अबू समद को दिया था, अबू समद को दिया था आपका सीरी कलम की उपाधि अबू समद को। और मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को यह दिया था जरी कलम की उपाधि, ठीक ना। मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दिया था जरी कलम की उपाधि, जो एग्जाम में पूछा ही जाता है। अब देखिए, हुमायूं के शासनकाल में कौन कौन रहा। तो हुमायूं के शासनकाल में जो दरबारी जो चित्रकारी थे, वो थे आपका सैयद अली और अब्दुल समद। कौन थे? सैयद अली और अब्बू समद इसके दरबार में थे हुमायूं के। और जहांगीर के जो आपके जो दरबार में थे, जहांगीर के दरबार में दो थे, कौन? तो आपका मंसूर और अब्बुल हसन जहांगीर के दरबार में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका सुमेलित नहीं है। तो देखिए, नरोड़ा आपका उत्तर प्रदेश में है, सही है। काकड़ापाड़ा आपका गुजरात में, ये भी सही है। तारापुर महाराष्ट्र में, ये भी सही है। कुड्डनकुलम जो है ना, ये कर्नाटक में नहीं है, ये आपका तमिलनाडु में है। तो आंसर आपका हो जाएगा बी। अब देखिए, ये भी एक बहुत फेमस क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है कि 38वीं समानांतर जो रेखा है वो किस दो देशों के बीच में है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, इसका उत्तर आपको हो जाएगा एक, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में है। और देखिए, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी जो वियतनाम है, इसके बीच में कौन है? तो 17वीं समांतर रेखा इसके बीच में है। अमेरिका और कनाडा, इसके बीच में क्या है? तो 49वीं आपका जो है समांतर रेखा है। जर्मनी और फ्रांस के बीच में आपका क्या है? तो मैगिनट रेखा है। कौन रेखा है? मैगिनट आपका रेखा है जर्मनी और फ्रांस के बीच में। जर्मनी और फ्रांस के बीच में कौन सी रेखा है? मैगिनट रेखा है। मैगिनट रेखा है। कब इसका ई हुआ था? तो 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्न में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है। तो ईंधन का ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए, तो बिल्कुल सही है। ईंधन का प्रज्वलन ताप न तो कम ना ही ज्यादा होना चाहिए, भी सही है, ठीक ना। जलने पर ज्यादा से ज्यादा अवशिष्ट, नहीं कम अवशिष्ट हो, ठीक ना। और हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये इसमें यही आपका ये उसका अच्छा गुण नहीं है, ठीक ना। ये आपका अच्छा गुण इसका नहीं है, तो इसका आपका उत्तर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ऊष्मीय मान मतलब हम लोग समझते हैं ऊष्मीय मान क्या होता है। तो ऊष्मीय मान मतलब ईंधन की दक्षता से होता है। ऊष्मीय मान किसको बोलते हैं? ईंधन की दक्षता से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि विटामिन B7, इसको मतलब फिल इन द ब्लैंक्स, आपको ये मैच द फ्लोइंग, इसको आपको सजाना है, ठीक ना। तो देखिए, इसमें क्या है, विटामिन ई जैसे आ गया तो ये आपका हो गया बांझापन की उत्पन्न होना। तो 3 के 4, आपका 3 के 4 देखिए यहाँ पे एक में ही है, ठीक है। सी का 4, बस यही आपका उत्तर हो गया डायरेक्ट। आगे क्या मिलाना है? कुछ नहीं मिलाना है। ये आपका विटामिन के रक्त का थक्का बनना हो गया क्या? 4 का 2, तो ये आपका मैच कर ये रहा है, तो ये आपका उत्तर 1 हो जाएगा। और विटामिन B7 को हम क्या बोलते हैं? B7 को हम बोलते हैं बायोटीन। B7 को बोलते हैं बायोटीन। B12 को बोलते हैं आपका कोबालमीन। B12 क्या बोलते हैं? कोबालमीन। BE को क्या बोलते हैं? BE को बोलते हैं हम टोकोफेरोल।
टोकोफेरोल। और विटामिन के को बोलते हैं फिलोक्विनोन। विटामिन के को क्या बोलते हैं? फिलोक्विनोन। तो आप इसको देख लीजिए, इसका क्या है। 1 का 3 विटामिन B7 का क्या है? बायोटीन। देखिए बालों का झड़ने बायोटीन की कमी कारण होता है, इसलिए आप देखिए आजकल बालों को बचाने के लिए जो भी सप्लीमेंट आता है उसमें बायोटीन होता है। और B12 आपका 2 का 1, तो इसमें आपका क्या है? अरक्ता होना, ठीक ना। अब BE क्या है? बंझपन उत्पन्न होना। और आपका विटामिन के क्या है? तरक को थक्का जमने में हेल्प करना। तो ये इसका उत्तर हो गया। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने का तरीका क्या है? प्रकाश वर्ष, ठीक ना। इसका उत्तर निम्नलिखित में कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत ज्यादा होता? मतलब निम्न कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? तो ये आपका होता है वर्णांधता। ये आपका होता है वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस महिलाओं में कम होता है। अब देखिए, और एक जो है कि ये तो हो गया कि महिलाओं में बहुत कम होता है, और एक रोग है कि जो महिलाओं माने पुरुषों की तुलना महिलाओं में ज़्यादा होता है, तो उसको बोलते हैं हम क्या? उसको बोलते हैं UTI, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। क्या बोलते हैं उसको? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है। ये महिलाओं में ज़्यादा होता है पुरुषों की तुलना में। नेक्स्ट क्वेश्चन से, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर एक प्रोटीन है, या निम्न में किसका वहन करता है? तो ऑक्सीजन का, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव में परिवर्तन होने के लिए आवश्यक जो ऊष्मा की जो मात्रा है उसको बोलते हैं गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट। जैसे कि रोटी हम लोग फुला के खाते हैं, और रोटी को जैसे फोड़िएगा उसमें से मतलब जो भी वाष्प निकलता है जिससे अपना हाथ जल जाता है, तो वो गुप्त ऊष्मा ही रहता है, ठीक ना। और विशिष्ट ऊष्मा जो होता है ना, विशिष्ट ऊष्मा का होता है मतलब कहने का मतलब है कि जब आप किसी चीज को गर्म करते हैं, ठीक ना, तो अब उसको ताप जो बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा आप जो दिए, तो उसका वो जो ताप बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा आप दिए उसको बोलते हैं उसका विशिष्ट ऊष्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, कि निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? तो देखिए न्यूक्लिक अम्ल मतलब क्या हो गया आपका? या तो DNA, ठीक ना, और नहीं तो RNA। न्यूक्लिक अम्ल का ये दोनों आपका हो गया। तो आपका देखिए कोश केंद्रिका में पाया जाता है, ठीक ना। राइबोसोम में भी पाया जाता है आपका। देखिए केंद्रिका में आपका क्या पाया जाता है? DNA पाया जाता है। हरित लवक में आपका क्या पाया जाता है? DNA RNA दोनों पाया जाता है, कोई एक। और राइबोसोम में क्या पाया जाता है? तो इसमें RNA पाया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका जीव द्रव्य। जीव द्रव्य में नहीं पाया जाता है न्यूक्लिक अम्ल। निम्न में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, जंतुओं के यकृत व गुर्दे, ठीक ना। विटामिन ए इसमें नहीं पाया जाता है। अभी मैच द फ्लोइंग आपका है, मैच द फ्लोइंग, ठीक ना। तो इसका देखिए पावर का आपका क्या हो जाएगा? पावर का हो जाएगा शक्ति यानी वाट, ठीक। बल का हो जाएगा आपका इसमें न्यूनतम, ठीक। प्रतिरोध का हो जाएगा आपका इसमें ओम, और विद्युत प्रवाह का हो जाएगा आपका एम्पियर। यानी एक का हो गया 4, एक का 4 दोनों में है। 2 का हो गया 1 विद्युत प्रवाह का एम्पियर, तो 2 का देखिए इसमें 3 दिया, इसमें 1 दिया है, आंसर हो गया 2। धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? तो धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला जो तत्व है वो इसका उत्तर हो जाएगा आपका लिथियम, ठीक ना। इसका उत्तर आपका हो जाएगा लिथियम। प्राकृतिक रबड़ के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यह एक प्राकृतिक बहुलक है, इसमें लोचदार गुण होते हैं, ठीक ना। इसमें लोचदार जो आपका गुण है ये होते हैं, तो यही आपका इसका उत्तर हो जाएगा। लोचदार गुण आपका होता है। लोचदार गुण होने का मतलब क्या है कि ये मतलब कि इसका इसमें लचीलापन होता है, और ये अपने जो प्राकृतिक जो आपका जो रबड़ है इसका जो मिनिमम साइज उसे 10 गुना तक इसका आप में प्रत्यास्था इसमें होता है। लोचदार मतलब वही होता है प्रत्यास्था, जिसको खींचे जाने पे बड़ा हो जाए फिर वो छोड़ देने पे अपनी अवस्था में आ जाए।
किसी तत्व का रासायनिक गुण कौन तय करता है? तो देखिए, किसी तत्व का रासायनिक गुण तय करता है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन की संख्या और अणु की संयोजन की क्षमता। जैसे इलेक्ट्रॉनिक जो आपका जो उसका जो विन्यास है ना, उसकी क्षमता ये तय करता है। ये उसका मेन गुण है, आपका रासायनिक गुण है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका भागीरथी और अलकनंदा। इसको हम लोग याद करते थे DAV, देवप्रयाग, ठीक ना, अलकनंदा और भागीरथी। फिर एक हम लोग ट्रिक बनाए थे राम, तो ये क्या है? रुद्रप्रयाग। आर से हो गया रुद्रप्रयाग। ये किसके संगम पे बनाता है? तो अलकनंदा और मंदाकिनी, ठीक। फिर एक हम लोग ट्रिक बनाए थे जब पढ़ते थे कैप, ठीक ना, तो ये है आपका कर्ण प्रयाग। कैसे इसका क्या है? तो इसका कहा है आपका अलकनंदा और पिंडार का जो संगम है, इसको हम लोग बोलते हैं कर्ण प्रयाग। एक बार इसको ऐसे देख लीजिएगा तो आपको कभी भूलिएगा नहीं। निम्नलिखित में से किस राज्य में कर्क रेखा बीचों बीच से गुजरती है? तो कर्क रेखा आपका 8 राज्यों से जाती है, आपको पता ही है, और ये चारों राज्यों से जाती है, बट मध्य प्रदेश के एकदम बीचों बीच से जाती है। निम्नलिखित में से कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो आपको पाई जाती है सर्वाधिक उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वाली क्षेत्रों में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में, सही है। बांदीपुर कर्नाटक में, सिमलीपाल उड़ीसा में, सही है। और ये जो रोहिल्ला जो राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये गुजरात में नहीं है, हिमाचल प्रदेश में, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सी शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? देखिए, ये बेंगोला भी है ठंडी जलधारा, लेब्राडोर भी है, हम्बोल्ट भी है, अंगुलीहास जो है ना, ये आपका गर्म जलधारा है, ठीक। अब देखिए, बेंगोला जो है, बेंगोला कहाँ का है? ये आपका दक्षिणी अटलांटिक, साउथ अटलांटिक महासागर का है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर का है। जो लेब्राडोर जो धारा है ना, जो लेब्राडोर है, ये आपका नॉर्थ अटलांटिक महासागर का है। कौन? लेब्राडोर, ठीक ना। और जो आपका हम्बोल्ट है, हम्बोल्ट आपका है प्रशांत महासागर का ये धारा है। और जो अंगुलीहास जो आपका जो जलधारा है, ये आपका गर्म जलधारा है, कहाँ का है? तो अटलांटिक महासागर का ये भी जलधारा है। निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाती है? तो ये आपका हो जाएगा कावेरी, इसका हो जाएगा। दक्षिण गंगा खाली बोलेगा तो गोदावरी, और दक्षिण की गंगा तो कावेरी। अब देखिए, इसका आप उद्गम स्थल देखिए, गोदावरी कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है आपको त्रयंबकेश्वर, त्रयंबकेश्वर की पहाड़ी से ये निकलती है, ठीक ना। आपका त्रयंबकेश्वर की पहाड़ी से निकलती है गोदावरी। कावेरी निकलती है पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है कौन? कावेरी। और आपकी कृष्णा जो है ना, कृष्णा निकलती है महाबलेश्वर के पर्वत से, महाबलेश्वर की पर्वत से निकलती है कौन? कृष्णा। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका कावेरी। नेक्स्ट है, प्रशांत क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किसके लिए जाना जाता है? तो रिंग ऑफ फायर जो है ना, वो आपका भूकंप और ज्वालामुखी के लिए जाना जाता है। उत्तर हो जाएगा एक और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कौन सुमेलित नहीं है? टकला मकान चीन में है, ठीक है ना, सही है। थार आपका भारत में है, ये भी सही है। आटाकामा चिली में है, चिली कहाँ है आपका? ये आपका हो जाएगा साउथ अमेरिका में है, साउथ अमेरिका में है, तो ये भी सही है, लेकिन ये शुष्क है, ठीक है ना, शुष्क है। और गिब्सन जो है ना, गिब्सन अफ्रीका में नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया में है और शुष्क है, तो इसका उत्तर हो जाएगा गिब्सन। नेक्स्ट है कि प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी है। तो देखिए क्या है कि एक ही रोजगार में आवश्यकता से अधिक व्यक्तियों श्रमिकों की संख्या होना, क्या बोलते हैं उसको? जिसके मतलब उत्पादकता पे प्रभाव नहीं पड़े अधिक रहने से भी, तो उसको बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी, ठीक ना। और श्रमिकों और ये जो आपके इसमें है ना कि जो व्यवसाय और रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया में दौरान श्रमिक व्यक्ति
कुछ समय के लिए बेरोजगार हो जाना। जैसे मान लें कि एक नौकरी है ग्रुप डी का, आप उसको छोड़ दिए और फिर आप बन गए दरोगा, तो उस नौकरी को छोड़ के जो दरोगा ज्वाइन किए 2-3 महीने का वेट किए ना, तो वही आपका ये एक हर्षात्मक या प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी वो 2-3 महीना आपका होगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित की जाती है, सही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित की जाती है, मतलब फाइनलाइज किया जाता है। तो ये भाई दोनों सही है। देखिए ये रहा एक मतलब 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन। ऐसे ही हर दूसरे से ये आज आया, अब कल नहीं फिर परसों आएगा, ठीक है ना। ऐसा ही दिन कर के एक दिन गैप करके एक सेट आता रहेगा। यदि दोस्तों आपको लगता है कि इससे बेनिफिट है तो प्लीज़ आप कंटिन्यू करें और डेफिनेटली बेनिफिट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, बाय।